हेलो डियर लर्नर्स, आई एम प्रेरणा, योर गाइड फॉर फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। और इसी प्रिपरेशन को एज देने के लिए अपने मार्क्स को जितने भी अब आपके मॉक टेस्ट में अगर आप दे रहे हैं वो आ रहे हैं, उनको और अपग्रेड करने के लिए वी हैव कम अप विद अ कोर्स एंड पीपल हु हैव जस्ट स्टार्टेड, जिन स्टूडेंट्स ने अभी शुरुआत की है तैयारी की, तो आई वुड वॉन्ट टू टेल यू दैट यू आर एट द राइट प्लेस, जहां पर सारा जो भी पूरा कोर्स है आपको कराया जाएगा। आज हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे बाय जॉन मिल्टन, लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे। और जो भी इंग्लिश में जो हमें प्रॉब्लम आती है कि हमें लैंग्वेज बैरियर होता है, हमें चीजें समझने में प्रॉब्लम आती है, तो हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कंसिस्टेंट रहिएगा, कोई भी क्लास मिस मत करिएगा जो भी कोर्स के साथ जुड़ चुके हैं। और ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है, फिर आपको कहीं और जाने की, कोई और बहुत सारी जगह नोट्स देखने की, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको कोर्स के साथ ही पीडीएफ्स मिल जाएंगी। और हर एक सेशन के बाद, जैसे हमारा आज का सेशन कंप्लीट होगा, जब भी हम जॉन मिल्टन की पूरा कंप्लीट कर लेंगे, इसका पूरा स्ट्रक्चर, लाइन बाय लाइन एनालिसिस, देन वी विल सी इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, पूरा कंप्लीट करने के बाद हम एक स्पेशल क्लासेस लेकर आएंगे जहां पर हम खत्म होते ही एक टेक्स्ट के पीवाईक्यूज करेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करेंगे साथ में, क्योंकि जो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो हमें एग्जाम्स में नए क्वेश्चंस की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो पीवाईक्यूज से हमारा ये फायदा होगा कि हमें टारगेट एरिया पता चलेगा, क्योंकि पीवाईक्यू भी रिपीट होते हैं, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से हमें कुछ नए क्वेश्चंस देखने की हैबिट हो जाएगी। सो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सेशन। तो सबसे पहले हम देखें तो हम जैसे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम बैकग्राउंड पे आएंगे और फिर हम लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे, एंड देन वी विल सी द मीटर, फॉर्म, स्ट्रक्चर, थीम्स, ठीक है। और फिर हमारे क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो जो जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन का ये जो वर्क है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये हमारा एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ओके, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क का मतलब क्या होता है? ऑटोबायोग्राफिकल वो वर्क होता है जिसमें हम अपनी लाइफ के बारे में, हम अपने जीवन के बारे में, कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं, अप्स एंड डाउन्स जो हमारी लाइफ में आते हैं, कुछ अच्छी चीजें या फिर कोई ट्रेजेडी हो गई हो, जैसे मिल्टन की आईसाइट चली गई थी एट द एज ऑफ 44, तो इसमें उन्होंने अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है। ओके, तो सबसे पहले हमें जो चीज देखनी है वो ये देखनी है, जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जो जॉन मिल्टन का टाइम फ्रेम है 1608 टू 1674, जो कंटेंट है वो आपको पूरा इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन मैं आपको हिंदी में पूरा समझा दूंगी, और हम इंग्लिश में भी क्वेश्चंस जो है हम इंग्लिश में ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि एट द एंड हमारा जो एग्जाम है वो इंग्लिश में ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो आपको समझाए सारी चीजें जो है आपको मैं बायलिंगुअल जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझाऊंगी, जो भी हमारे टेक्स्ट होंगे। ही लिव्ड ड्यूरिंग द प्यूरिटन एज। अब प्यूरिटन एज कौन सी थी? सो इसमें एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। तो एक हमारे थे कैथोलिक्स ब्रिटिश में, ठीक है, जब हमारे जॉन मिल्टन लिख रहे थे, और एक हमारे थे प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। प्रोटेस्टेंट्स का भी जो एक स्ट्रिक्ट फॉर्म था वो था प्यूरिटन, इफ आई टेल यू इन अ सिंपल लैंग्वेज। ओके, जैसे हम इंडिया में देखें तो हमारे ब्राह्मण्स होते हैं, ठीक है, तो वो सारी रिलीजियस चीजें, बहुत ही रीति रिवाज, सारी चीजें फॉलो करते हैं। तो वैसे ही कैथोलिक्स थे इंग्लैंड में, जो प्रीस्ट में, चर्च में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। फिर हमारे प्रोटेस्टेंट थे इंग्लैंड में, जो इनको क्वेश्चन करते थे, प्रीस्ट को, चर्च को, क्योंकि प्रीस्ट कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी करते थे जिससे जो हमारी जनरल जो पब्लिक थी उनका लॉस हो रहा था, वो डिसबिलीव में जा रहे थे, वो अंधविश्वास में जा रहे थे, तो प्रोटेस्टेंट्स उनके अगेंस्ट थे। फिर हमारे जो प्यूरिटन्स थे, प्यूरिटन्स इनका स्ट्रिक्ट फॉर्म थे। प्यूरिटन्स ये कहते थे कि हमें गॉड को वर्शिप तो करना चाहिए, पर हमें कोई भी एंटरटेनमेंट, जो भी एंटरटेनमेंट की चीजें होती है, जिनसे भी हमको, जैसे सॉन्ग्स हो गए या फिर कोई भी हमारे ड्रामा हो गए, उन्होंने थिएटर्स को बंद करवा दिया था जब प्योरिटन एज आई थी, जब ओलिवर क्रॉम्बेल आए थे। ओलिवर क्रॉम्बेल से पहले चार्ल्स वन थे, जो कि एक कैथोलिक किंग थे। तो वो थिएटर्स में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे, पर उन्होंने एक गलती की कि उन्होंने पार्लियामेंट को नहीं मिलने दिया। उन्होंने जो पार्लियामेंट है उसको बहुत सप्रेस किया, जैसे कि अब जो भी हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट हैं,
ओके, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पार्लियामेंट को फंक्शन ना करने दे, वो खुद ही अथॉरिटी, मोनार्की अगर होती, क्योंकि हमारी कंट्री में तो डेमोक्रेसी है, तो उसके बाद चार्ल्स वन की इन चीजों की वजह से जो जनरल पब्लिक थी और जो पार्लियामेंट था वो उनसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए। तो उसके बाद ओलिवर क्रॉम्वेल आए जो कि प्योरिटन थे। तो हमारे जो जॉन मिल्टन भी थे वो भी प्योरिटन को सपोर्ट करते थे, ओलिवर क्रॉम्वेल को सपोर्ट करते थे। ही टर्न ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। 44 की एज में ही टर्न ब्लाइंड। 1652, ठीक है, द ईयर वाज 1652 व्हेन ही टर्न ब्लाइंड, बट दिस वर्क इज रिटन इन 1652। 1652 में ही इन्होंने ये वर्क लिखा था। पब्लिश्ड उनका हुआ था ये 1673 एंड दिस इज अ सोनेट। अब सोनेट हमारे जो और भी सेक्शन है जहां पे हम ओड, सोनेट, एलेजी इनके बारे में पढ़ेंगे, तो हम सोनेट अभी, दिस इज अ सोनेट, तो यहीं पे सोनेट के बारे में समझेंगे। सोनेट हमारे ये पेट्रियार्कन सोनेट है जो कि 14 लाइंस का है। ओके, पेट्रियार्कन सोनेट को हम अभी डिटेल में देखेंगे जिसमें एक ऑक्टेव सेसेट होता है। तो सबसे पहले अभी हम इंट्रोडक्शन पर हैं। मैथ्यू आर्नल्ड ने इनके लिए कहा था, मिल्टन यूज्ड ग्रैंड स्टाइल, रिच वोकैब एंड पोएटिक डिक्शन। ठीक है, उन्होंने ग्रैंड वोकैब, अच्छी लैंग्वेज, रिच वोकैबुलरी यूज की थी। पेट्रियार्कन सोनेट जो होते हैं हमारे, सोनेट यूजुअली 14 लाइंस के होते हैं और जो फर्स्ट 8 लाइंस है वो ऑक्टेव है और नेक्स्ट जो 6 लाइंस है वो सेसेट है। ये हमारे ऑक्टेव और सेसेट में डिवाइडेड है। ठीक है, ऑक्टेव हमारे होते हैं 8 लाइंस के और जो सेसेट हमारे होते हैं वो होते हैं 6 लाइंस के। अब इसमें ऐसा क्या खास है ऑक्टेव और सेसेट में, उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, ये पेट्रियार्कन सोनेट में उन्होंने ये सोनेट को क्यों लिखा? क्योंकि देखिए, जो फर्स्ट 8 लाइंस है उसमें वो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, हियर ही इज डिस्कसिंग द प्रॉब्लम कि मेरी आई साइट चली गई, मैं बहुत परेशान हूं, मैंने अपने जो टैलेंट्स है उनको बहुत अच्छे से अभी यूज नहीं किया है। और जो सेसेट है वो हमारा हो जाता है सोल्यूशन। फिर वो एक उनका थॉट प्रोसेस होता है जो कि मैं भी आपको ब्रीफ में बता रही हूँ, फिर हम डिटेल में देखेंगे कि पहले वो प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं कि मेरी आई साइट चली गई एट द एज ऑफ 44, मैंने अभी बहुत ज्यादा ग्रेट वर्क्स भी नहीं लिखे, मैंने गॉड को ग्लोरीफाई नहीं किया। हालांकि उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा था पर वो उन्होंने बाद में लिखा था, 1667 में लिखा था। तो वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, बट देन ही कम्स टू अ सोल्यूशन 6 लाइन में। जैसे हमारे साथ भी प्रॉब्लम्स के साथ क्या होता है, पहले हम प्रॉब्लम जब आती है तो हम प्रॉब्लम से थोड़ा सा परेशान होते हैं, घबराते हैं, डरते हैं, बट देन वी गो टू द सोल्यूशन, फिर हम सोल्यूशन पे जाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसी तरीके से जो हमारा सेसेट है 6 लाइंस का, ऑक्टेव एंड सेसेट, जो हमारा सेसेट हो जाता है, जैसे ही हमारा हम सेसेट पर आते हैं तो हम सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, जॉन मिल्टन सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो जो इसकी राइम स्कीम है वो ए बी बी ए सी डी ई, उसको हम एक बार पोएम में देखते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, ओके, ए, देन वी हैव बी, वाइड, हाइड, राइम कर रहा है, एंड देन वी हैव स्पेंट एंड बेंट, ए। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ए बी बी ए एंड सी डी ई एंड सी डी ई। हियर वी सी, अगर हम यहाँ पर देखें तो सी डी ई, नीड, बेस्ट, स्टेट, स्पीड, रेस्ट, वेट। ओके, तो ये हमारा जो पैटर्न है ये पूरा फॉलो हो रहा है इसमें। यहाँ पर भी देखें हम, ए प्रेजेंट, यहाँ पर हमारा प्रिवेंट, ए, क्योंकि जो भी हमारी राइम स्कीम होती है, अगर ए बी बी ए है तो ए और ए मैच करेंगे और बी का जो एंडिंग वाला वर्ड है वो हमारा सेम होगा। काइड, डिनाइड, सो हियर वी हैव काइड, सेम साउंड आ रही है, डिनाइड में सेम साउंड आ रही है। सो दिस इज हाउ द राइम स्कीम वर्क्स फॉर दिस पोएम। ठीक है, ऑल हिज ग्रेट वर्क्स केम पोस्ट हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, जब उनकी ब्लाइंडनेस थी उसके बाद जो थे उनके जितने भी ग्रेट वर्क्स थे, केम पोस्ट हिज ब्लाइंडनेस, क्योंकि उसके बाद उन्हें लगा कि मैंने गॉड को तो ग्लोरीफाई किया ही नहीं अपनी लाइफ में, अभी तक मैंने जितना भी जो भी कुछ लिखा है मैंने गॉड को ग्लोरीफाई नहीं किया जिन्होंने मुझे ये लिखने का टैलेंट दिया। तो वो इस चीज को बहुत ही ज्यादा लेमेंट करते हैं, बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं इस बात से कि नाउ आई हैव बिकम ब्लाइंड, अब मैं देख नहीं सकता हूं, अब मैं गॉड को कैसे ग्लोरीफाई करूंगा। लेकिन जब वो सोल्यूशन पे आते, जब वो पॉजिटिविटी में आते, तो उन्होंने कितना अच्छा वर्क लिखा था, पैराडाइज लॉस्ट। जिन स्टूडेंट्स को पैराडाइज लॉस्ट के बारे में नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूंगी, जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स है, जैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लिटरेचर में की, आई क्वालिफाइड नेट,
तो जिन्होंने भी नेट एग्जाम दिया होगा, जो भी स्टूडेंट्स थे वो familiar होंगे, but students who are new, no problem. तो पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन का एक वर्क है जिसमें वो गॉड के बारे में बताते हैं कि कैसे जो मैन है ही इज एबल टू फॉल, ठीक है। जो हमारे एडम एंड ईव होते हैं वो फ्रूट खा लेते हैं, एप्पल खा लेते हैं, जो उन्हें मना किया था गॉड ने खाने के लिए, और वो फॉल करते हैं। तो वो ग्रेटनेस ऑफ गॉड के बारे में बता रहे हैं कि गॉड ने उनको सब कुछ दिया, पैराडाइज दिया, गार्डन ऑफ ईडन दिया, बट स्टिल एक फॉरबिडन फ्रूट एप्पल खाने के लिए मना किया था, बट स्टिल दे ईट इट एंड दे फॉल। ओके, तो इसी तरीके से इस पोएम में भी वो ये चाह रहे हैं कि मैं गॉड को कैसे ग्लोरीफाई करूं। हालांकि अब वो पैराडाइज लॉस्ट में करेंगे आगे, बट दिस टाइम ही इज ओनली थिंकिंग अबाउट हिज ब्लाइंडनेस, अबाउट हिज प्रॉब्लम। ऑल हिज ग्रेट वर्क्स केम पोस्ट हिज ब्लाइंडनेस। पैराडाइज लॉस्ट हमारा कब पब्लिश हुआ था? 1667 में, जैसा कि मैंने बताया अभी। सैमसन अकेनिस्टिक, पैराडाइज रीगेन जो हमारे हैं, दे केम इन 1671। ये हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन हुआ। हालांकि बैकग्राउंड के बारे में अब हम बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बता चुकी हूँ, प्योरिटन, प्रोटेस्टेंट्स, इनका जो भी टसल था उसके बारे में हमने बात की है। पर अभी हम देखेंगे मिल्टन वॉज अ प्योरिटन हिमसेल्फ। जैसा कि मैंने बताया, मिल्टन भी प्योरिटन ही था। ऑलिवर क्रॉम्वेल बहुत स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। एट द एंड उनको, जब उनका डिमाइस भी हुआ, जब ऑलिवर क्रॉम्वेल की डेथ हुई, उसके बाद चार्ल्स टू आए थे जिन्होंने फिर से रिवाइव किया था थिएटर्स को इंग्लैंड में। लेकिन ये जो हमारा पीरियड था ऑलिवर क्रॉम्वेल का 16 अभी इसमें अब हम टाइम पीरियड देखते हैं 1640 टू 1660 का जो हमारा टाइम पीरियड था, इसमें सारे जो थिएटर्स थे वो क्लोज कर दिए गए थे। ओके, थिएटर्स को क्लोज कर दिया था, और सिर्फ पॉलिटिकल पैम्पलेट्स और हमारा जो है गॉड की वर्शिप, और वो भी बहुत ही एक सेंटली लेवल पे, और बहुत ही एक विदाउट एंटरटेनमेंट होती थी, ठीक है। बहुत ही ज्यादा उसमें शोर शराबा या एंटरटेनमेंट या पार्टीज का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं था। मिल्टन वॉज अ प्योरिटन हिमसेल्फ, ऑल्दो ही बिलोंग टू कैथोलिक फैमिली। मिल्टन की जो फैमिली थी वो कैथोलिक थी, ठीक है। अब वो कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे, जो प्रीस्ट में मानते थे, जो चर्च में बिलीव करते थे। पर जो मिल्टन थे वो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। ही वॉज अ प्योरिटन। प्योरिटन रेवोल्यूशन स्टार्टेड, ही वॉज ऑन द साइड ऑफ, जैसे कि मैंने बताया, ऑलिवर क्रॉम्वेल जो थे वो प्योरिटन थे। 20 ईयर्स के लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पैम्पलेट्स को लिखा था। He believed church needed purification and that kind of reform cannot come till church is so closely connected to king. क्योंकि जो king है वो करप्ट है। उन्हें क्या लगता था? That king is always corrupt. King is always corrupt. तो इस टाइप का रिवॉल्यूशन, इस लेवल का जो रिवॉल्यूशन है, okay, he believed that this level of reformation cannot come जब तक कि एक किंग है, किंग रूल कर रहा है। तो इसलिए ऑलिवर क्रॉम्वेल जो आए थे, ठीक है, उनका आना बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑलिवर क्रॉम्वेल एग्जीक्यूटेड चार्ल्स वन, ठीक है। उन्होंने चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट किया था क्योंकि उनसे काफी ज्यादा टसल थी, काफी ज्यादा पब्लिक भी जो थी वो भी बहुत परेशान थे। तो 1649 में हमारे जो चार्ल्स वन थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। ऑलिवर क्रॉम्वेल आ गए थे ड्यू टू द क्लैश बिटवीन चार्ल्स वन एंड द पार्लियामेंट। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, उनके बीच में जो थी वो टसल और जो भी प्रॉब्लम्स थी वो कंटिन्यू थी, वो रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी, क्योंकि 11 इयर्स के लिए उन्होंने पार्लियामेंट को मिलने ही नहीं दिया था। तो दिस वाज आल्सो अ वैलिड पॉइंट। बट जो एक कमी थी ऑलिवर क्रॉम्वेल के साथ, वो ये थी कि वो काफी स्ट्रिक्ट थे, प्योरिटन थे। पीरियड 1649 to 1660 is known as interregnum as Oliver Cromwell became the head of the state, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटररेग्नम बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो मोनार्क है वो चला गया था और ऑलिवर क्रॉम्वेल आए थे और वो हेड ऑफ द स्टेट थे, ठीक है। अंडर हिज रूल इंग्लैंड वाज अ रिपब्लिक, ठीक है। इंडियन एज अ रिपब्लिक बोलते थे हम उन्हें। एंड ही बीइंग अ प्यूरिटन वाज स्ट्रिक्ट, हाईली रिलीजियस एंड कंजर्वेटिव, ठीक है। वो बहुत ज्यादा पार्टीज में या फिर जो एंटरटेनमेंट, थिएटर्स, ड्रामा, इनको प्रमोट नहीं करते थे। वो रिलीजियस थे, वो स्ट्रिक्ट थे, वो गॉड में बिलीव करते थे। बट हिज काइंड, हिज द
वे ऑफ प्रेइंग वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कैथोलिक्स, और वो प्रीस्ट और उनकी सुप्रीमेसी में चर्च के जो डिसबिलीव्स थे, जो भी चर्च में गलत चीजें हो रही थी उनको प्रमोट नहीं करते थे, विच वाज अ गुड थिंग। तो ये हमने ऑन हिज ब्लाइंडनेस देखा। एक बार हम रीड करेंगे पोएम को, ठीक है, थोड़ा सा आपको ब्रीफ वो देने के लिए, फिर हम अब लाइन बाय लाइन एनालिसिस पर आएंगे और हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में इनको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, ईयर मीनिंग बिफोर, हाफ माय डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ठीक है, जब ये पूरा जो डार्कनेस थी मेरी लाइफ में नहीं थी, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, टैलेंट किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, जो उनका राइटिंग का टैलेंट है, लॉज्ड विद मी यूजलेस, दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट, माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग काइड, doth God exact they labor light denied, I fondly ask, fondly मतलब foolishly यहाँ पर वो पूछते हैं, but pay patience to prevent that murmur, जो उनके दिमाग में जो भी चीजें उनको टसल कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, जो प्रॉब्लम्स, जो वॉइसेस उनके हेड में आ रही हैं, God doth not need either man's work or his own gifts, who best serve is माइल्ड योक, माइल्ड योक मतलब जो भी उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से बियर कर लेता है, दे सर्व हिम बेस्ट, हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, की मतलब वो उनका स्टेट तो गॉड का तो इतना बड़ा एम्पायर है, इतने सारे लोग उनकी पूजा करते हैं, उनको प्रे करते हैं, उनको वर्शिप करते हैं, thousands at his biting speed and post over land and ocean without rest, ठीक है, they also serve who only stand and wait, जो हमें गॉड प्रॉब्लम्स देता है, अगर हम उनको एक्सेप्ट भी कर ले तो भी हम गॉड की जो वर्शिप है उसमें हम इंक्लूड होते हैं, और हम एक गॉड के एक गुड ह्यूमन की तरह हेल्प करते हैं, अगर हम सिर्फ गॉड की प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करें और उनको वर्शिप करें और सिर्फ वेट करें, दैट यू नो दैट विद परसिवरेंस, ठीक है, विद जो भी हम में क्षमता है हम उसके साथ भगवान की दी हुई जो भी परेशानियां हैं हम उनको एक्सेप्ट करके आगे अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव नोट पे लीड करें, ठीक है। नाउ वी कम ऑन टू द लाइन बाय लाइन एनालिसिस, अब हम लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। व्हेन आई कंसीडर how my light is spent, when I consider how my light is spent, here half my days in this dark world and wide, in the first line light refers to life, ठीक है, जो फर्स्ट लाइन है इसमें लाइट से क्या रेफर हो रहा है, हमारा लाइफ, उनका जो विजन है, उनकी जो आई साइट है वो चली गई थी, लाइट रेफर्स टू लाइफ, here half my days in this dark world and wide, ठीक है, इस पूरे डार्क वर्ल्ड में, इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू लाइफ, हाउ हिज लाइफ इज स्पेंट, वो लेमेंट कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को, वो दुखी है कि मैं देख नहीं सकता हूँ, ही हैज गॉन ब्लाइंड, इनिशियली देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट व्हिच इज गोइंग एज he feels he's become before even doing anything remarkable, मतलब अभी तक तो वो बहुत कुछ अच्छा लिख भी नहीं पाए भगवान के लिए या गॉड के लिए या इन जनरल भी, और अभी से उनकी आई साइट चलेगी एट द एज ऑफ 43 which is not too much at the age of 44, ठीक है। He feels as if he's wasted his life, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में है। अब जब शुरू की हम 8 लाइनें देखेंगे, शुरू की 8 लाइन्स देखेंगे तो आप देखना कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम में हम जॉन मिल्टन को देखते हैं, कितना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक और कितनी ज्यादा उनकी जो टोन है उसमें फियर है, ठीक है, उसमें हम बहुत ज्यादा परेशानी और डर सेंस कर सकते हैं। The first two lines of the poem suggest that the speaker feels unable to use his or her capacities and talents to their full potential, and a suggestion the speaker will explore in more detail in the following lines in the poem, ठीक है। इसमें कुछ हमारे जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, ठीक है, जैसे लाइट हमारा लाइन 1 में आया और हमारा योर, ठीक है, इसका मतलब होता है बिफोर, ठीक है, दिस मीन्स बिफोर। तो जो लाइट है वो विजन के बारे में बात करती है, द स्पीकर इज रेफरिंग टू द कैपेसिटी टू परसीव लाइट, इन अदर वर्ड्स स्पीकर कांट सी, जो एयर लाइन 2 में दिया है वो बिफोर दिया, इन सम कॉन्टेक्स्ट द वर्ड ऑल्सो कनोट्स
अर्ली। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, When I consider how my life is spent or half my days in this dark world and white, कि अभी तक तो मैंने डार्कनेस में ही सब कुछ कर दिया है और अब मैं ब्लाइंड हो गया हूं, तो अब मैं और कुछ नया कैसे करूंगा। At this time he was somewhere around his 40s, ठीक है, वो अपने 40s में थे, which means half of his life is spent in darkness, कि बिफोर, इससे पहले जो यहाँ पर लाइन आई है, ठीक है, ईयर हाफ माई डेज, जस्ट अ सेकेंड, yes, before even reaching middle age he has become blind. The second line of the poem amplifies the stakes. The speaker has gone blind, जो speaker है वो blind हो गया and fallen into spiritual crisis, वो spiritual crisis में चले गए even before reaching the middle age, ठीक है, middle age में पहुंचने से पहले ही। The speaker might feel differently if this blindness has come later in life. The speaker has accomplished more. उन्हें लगता है कि शायद ये जो मेरी ये जो ब्लाइंडनेस है, अगर ये थोड़ा सा लेटर स्टेज पर आती तो शायद मैं और अच्छे वर्क्स लिख सकता था और शायद मुझे तब इतना बुरा ना लगता, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी हमें किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, हमें लगता है शायद ये कुछ टाइम बाद आया होता, बट जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे फेस करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद कुछ टाइम बाद आती तो शायद हमें प्रॉब्लम थोड़ी कम होती, लेकिन ये भी एक गलत परसेप्शन है, ऐसा नहीं होता। जो भी प्रॉब्लम आती है किसी भी स्टेज में आए, हमें इक्वली परेशानी होती है, हम उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो उसको और एम्पलीफाई कर रही है। इसमें हम उनकी टोन देख रहे हैं कि किस तरीके की है। अब हम आते हैं पेट्रियार्कन सोनेट्स पे। पेट्रियार्कन सोनेट्स को जैसे मैंने बताया था कि हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, स्ट्रक्चर में हम और भी ज्यादा इसको एग्जाम्पल के थ्रू पोएम में देखेंगे। इट यूजेस टू राइम्स, ठीक है, टू राइम साउंड्स इन इट्स फर्स्ट 8 लाइन्स। जो फर्स्ट 8 लाइन्स है उनमें टू राइम साउंड्स आती है, जैसे ए बी बी ए, ठीक है, ए बी बी ए, तो हमें बी और बी का जो राइम देखने को मिलता है और ए का हमें राइम देखने को मिलता है। गिविंग दोज लाइन एन ऑब्सेसिव चर्निंग फील, speaker seems unable to escape from this doubt and anxiety, just as the speaker is unable to escape from the same repetitive sounds, ठीक है, स्पीकर जो है वो बहुत ही रिपीटेटिव साउंड्स हमें देखने को मिल रही हैं। जो स्पीकर है उनकी जो टोन है उसमें हमें थोड़ा सा ऑब्सेसिव चर्निंग फील देखने को मिल रही है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि उन्होंने रिपीटेटिव साउंड्स लिए हैं। तो ये सारी चीजें एक ये बताना चाह रहे हैं कि जो पेट्रियार्कन सोनेट्स है उन्होंने ये इसलिए लिया है क्योंकि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको, और जो उनकी एंग्शियस है, जो एंग्जाइटी वो फील कर रहे हैं उस टाइम में, वो इस लैंग्वेज के थ्रू, यही एक अच्छे राइटर की खासियत होती है कि वो अपनी लैंग्वेज में अपनी राइटिंग के थ्रू जो वो फील कर रहे हैं वो रीडर को भी सेंस करवा सकते हैं। The first 8 lines are enjambed except line 7. Enjambment के बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। Enjambment refers to run on line. देखिए अब जो enjambment होता है, अब अगर हम इनकी पोयम देखें, When I consider how my light is spent, अब यहाँ पर कॉमा आ गया, ठीक है, लाइन पूरी कंप्लीट नहीं होती है, तो जब लाइन पूरी कंप्लीट नहीं होती है और वो कॉमास में चल रही होती है कोई भी पोएम, उसे हम एंजाममेंट बोलते हैं। एंड दैट वन टैलेंट विच डेथ टू हाइड लॉज विद मी यूजलेस, फिर से कॉमा आया है, ये भी एंजाममेंट है क्योंकि फुल स्टॉप नहीं आ रहा है। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, फिर से एंजाममेंट हम देखने को मिल रहा है क्योंकि फिर से कॉमा आ रहा है, रन ऑन लाइन्स चल रही हैं, कंटिन्यूअस रन ऑन लाइन्स चल रही हैं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग काइड, काइड का मतलब होता है रिब्यूक करना, यहाँ पर भी हमारा फुल स्टॉप नहीं आया। तो ये जो रन ऑन लाइन का पैटर्न चल रहा है, जो हमारा फुल स्टॉप आता है वो आई फॉन्डली आस्क यहाँ पर आता है टिल लाइन 7, ठीक है, तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं एंजाममेंट में हम। इट इज द 8th लाइन द सेंटेंस इज कंप्लीटेड, ठीक है, 8th लाइन में जाके हमें फुल स्टॉप देखने को मिलता है, अदरवाइज कॉमास में ही हमारी लाइंस चल रही हैं, ओके, तो इसको हम एंजाममेंट बोलते हैं। स्ट्रक्चर पे अभी फिर से आएंगे, अभी लाइन बाय लाइन एनालिसिस में भी मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात
कर रही हूँ इन बिटवीन, जिससे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो है आपको पता चल जाए कि पोम में ये सारी चीजें जो मीटर और स्ट्रक्चर है हमारा इस तरीके से फ्रेम हुआ है। यूजुअली क्वेश्चंस हमारे थोड़े से थीम बेस्ड आएंगे, ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस से, मीटर से और इनसे आने की क्वेश्चन पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, पर फिर भी हम प्रैक्टिस पूरा मीटर पूरा स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है तो हम उसको सॉल्व कर सके और बाकियों से, बाकी स्टूडेंट्स जो भी पढ़ रहे हैं, हमें थोड़ा सा बेटर होलिस्टिक वे में लेके चलना है चीजों को, जिससे हम बाकियों से अच्छा परफॉर्म करें एग्जाम में। इस सेशन के बाद हम PYQs पर आ जाएंगे, जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे मीटर सोनेट के बाद। अभी हम लाइन बाय लाइन एनालिसिस अपना कंटिन्यू करते हैं आगे। And that one talent which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more bent to serve there with my maker and present my true account, lest returning to guide। ठीक है, तो हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि ऑटोबायोग्राफिकल है। ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब क्या होता है, जब हम अपनी लाइफ के बारे में चीजें बता रहे होते हैं, हम अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। कुछ कुछ राइटर्स ऐसी पोएम्स लिखते हैं कि वो अपना पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, तो वो पोएम्स ऑटोबायोग्राफिकल नहीं हुई। पर यहाँ पे उन्होंने अपनी ब्लाइंडनेस के बारे में बताया है, अपनी ब्लाइंडनेस को डिस्कस किया है, उन्होंने अपनी एंग्जाइटी के बारे में, वो जो फील कर रहे हैं उसके बारे में बताया है। Since sonnet is autobiographical, here Milton expresses his frustration, helplessness with his present state of condition. He feels he has wasted his talent of writing which was given to him by God। ठीक है, कि उन्होंने अपना टैलेंट वेस्ट कर दिया। मैंने डिटेल एनालिसिस PDF में इसीलिए दिया है, जिससे आप जब खुद भी PDF पढ़े तो आपको PDF पढ़ के पूरा एनालिसिस समझ में आ जाए। क्लासेस अटेंड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ अगर आप सिर्फ रीड करेंगे तो आप मीटर को, रिदम को, इन सब चीजों को इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो PDF के साथ कोई भी सेशन मिस मत करिएगा, कंसिस्टेंट रहिएगा क्लासेस में। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना टैलेंट वेस्ट कर दिया, क्योंकि अभी तक उन्होंने गॉड को तो ग्लोरीफाई ही नहीं किया है। He never wrote anything in praise of God. He feels a sense of distance. उन्हें एक डिस्टेंस सेंस होता है गॉड से। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एंड वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। ठीक है, ये जो टैलेंट किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपने राइटिंग के टैलेंट के बारे में ये यहाँ पर बात कर रहे हैं। लॉज्ड विद मी यूजलेस, लॉज्ड मतलब उनके अंदर जो चीज ऑलरेडी है, ओके, विद इन हिमसेल्फ। लॉज्ड विद मी यूजलेस, कि इसको तो ये मेरे अंदर थी और मैंने इसको यूजलेस कर दिया। दो माई सोल मोर बेंट, ठीक है, मेरा जो सोल है, सोल के बेंट होने की बात कर रहे हैं। टू सर्व देयर विद माई मेकर, मेकर मतलब यहाँ पर गॉड हमारे जो हो गए हैं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस रिटर्निंग टू काइड, कि वापस जब मैं गॉड के पास जाऊंगा तो वो मुझे रिब्यूक करेंगे। काइड मतलब रूडली बिहेव करना या फिर किसी को डांटना, ठीक है, उसको हम रिब्यूक बोलते हैं इंग्लिश में, डांटना। ठीक है, गुस्सा करना, एंग्री, कि गॉड मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, रूडली बात करेंगे, रिब्यूक करेंगे मुझे कि तुमने टैलेंट को वेस्ट कर दिया है। लॉज्ड में यहाँ पे क्या है, लिविंग विथ कंटेनिंग। तो मैंने जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है मैंने उनको यहाँ पे लिख के समझाने की भी कोशिश की है कि जो भी आप PDF देखो आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो, आप इजीली समझ सको। लिविंग विथ कंटेनिंग, इन अदर वर्ड्स द स्पीकर्स टैलेंट इज पार्ट ऑफ हु द स्पीकर इज। ठीक है, जो उनका टैलेंट है वो उनके विद इन है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर कि जो उनका टैलेंट है दैट इज विद इन हिम, लॉज्ड इन हिम। जैसे वो कहते हैं कि मैंने यूजलेस कर दिया है। बेंट मतलब होपिंग, डिजायरिंग, hoping, desiring, wishing. The word suggests shape of the speaker's soul or the direction it tends to move, as in though the speaker's soul has been physically bent in his efforts to please God. Okay, तो वो गॉड को खुश करना चाहते हैं, गॉड को हैप्पी करना चाहते हैं, गॉड को बताना चाहते हैं कि मैं आपको कितना ज्यादा प्रेज करना चाहता हूँ और मैं कितना ज्यादा रिग्रेट करता हूँ, मैं कितना ज्यादा पश्चाताप करता हूँ इस चीज से कि मैंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया है अभी तक। ठीक है, तो इसमें एक चीज और, इसमें एक एल्यूजन है विच इज पैरेबल ऑफ टैलेंट्स। ओके, इन्हीं लाइंस में एल्यूजन है विच इज जो अपने मेकर के साथ वो बता रहे हैं। मेकर मतलब उनका गॉड।
तो एक इल्यूजन के बारे में हम बात करेंगे जो कि पैराबल ऑफ टैलेंट्स में हमें दिया गया है। ये सारी जो चीजें हैं ये बाइबल में हमें बताई गई हैं, तो कुछ कुछ जो इल्यूजन है उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, फिर हमें लगता है कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, तो हम एक एक चीज बारीकी से पढ़ेंगे और हम साथ में ही देखते चलेंगे कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो भी मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स मार्क किए हैं वहां से क्वेश्चन हमारे फ्रेम हो सकते हैं, तो उनको डोंट मिस देम एट ऑल, उनको बिल्कुल मिस मत करिएगा। और सारे सेशंस के जो भी ये पीडीएफ्स होंगे, आपको सारे सेशंस के इसी तरीके से पीडीएफ्स और इसी तरीके से आपको जो भी एक्सप्लेनेशन है वो मिल जाएंगी। ठीक है, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कंसिस्टेंट रहना, कोई भी सेशन कोई भी क्लास को आप मिस मत करिएगा। सो काइट का मतलब होता है टू स्कोल्ड और टू पनिश, गॉड उनको स्कोल्ड और पनिश करेंगे। तो पैराबल ऑफ टैलेंट में क्या होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारा एक मास्टर है। ठीक है, तो अब मास्टर ने क्या किया, मास्टर ने अपने सर्वेंट्स को, ये हमारे सर्वेंट्स हैं, ठीक है, मास्टर ने हमारे सर्वेंट्स को गोल्ड कॉइन्स दिए, तीनों सर्वेंट्स को। ठीक है, किसी को एक जो उनका बैग था वो दिया, किसी को 2 बैग दिए, किसी को 3 बैग दिए। तो जब मास्टर दोबारा आए तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ। दैट वन टैलेंट इज एन इल्यूजन रेफर्स टू, ये बाइबल में जो पैराबल ऑफ टैलेंट है उसमें से लिया गया है, इन विच अ मास्टर गिव्स हिज 3 सर्वेंट्स सम टैलेंट्स। ठीक है, कुछ टैलेंट्स देते हैं या फिर गोल्ड कॉइन्स या कोई भी बैग जो भी उनको देना है। जो 2 थे उनमें से जो 2 सर्वेंट थे वो उसको डबल कर देते हैं, जो भी वो टैलेंट देते हैं, क्योंकि वो उसको यूज करते हैं, वो उसको उन कॉइन्स को कहीं इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, डबल द टैलेंट, वाइल द थर्ड वन ऑन फियर ऑफ गेटिंग द टैलेंट लॉस्ट। ठीक है, थर्ड वन को क्या लगता है कि उसको फियर होता है कि मैं टैलेंट को लॉस ना कर दूं, वो बरी कर देता है, बरीज इट इन द लैंड विच रिजल्ट्स इन हिज लॉस, जो उसके लॉस में रिजल्ट करता है। एंड मास्टर रिब्यूक्स हिम, ठीक है, एंड द मास्टर रिब्यूक्स हिम, क्योंकि वो उसको दबा देता है, वो उसको बरी कर देता है। तो जो अब जो भी मान लो हमारे पास कोई एक अमाउंट है, अगर हम उसे इन्वेस्ट करते हैं किसी अच्छी जगह तो हमें उसका रिटर्न मिलता है, या फिर हमारे पास कोई भी अमाउंट ऑफ मनी है, अगर हम उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं अच्छी जगह तो हमें उसका रिटर्न मिलता है। बट उसी मनी को अगर हम कबर्ड में रख देंगे तो ना तो एडिशन होगा ना ही सब्सट्रैक्शन होगा, और हो सकता है फ्यूचर में उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाए। ओके, सिमिलरली मिल्टन फील्स कि नाउ दैट ही इज ब्लाइंड, उसने अपने टैलेंट को वेस्ट कर दिया, तो जब वो गॉड के पास जाएगा, ठीक है, जब उसका व्हेन ही विल डाई, गॉड के पास जाएगा फाइनल आंसर के लिए, तो गॉड से क्या बोलेगा कि मैंने जो आपने मुझे टैलेंट दिया इतना अच्छा, मैंने उसको वेस्ट कर दिया, एंड देन आई बिकेम ब्लाइंड एंड आई कुड नॉट राइट एनीथिंग ग्रेट। Milton feels that he is blind and he will not be able to use his talent ability to write, and God will guide, God उनको punish करेंगे, scold करेंगे, punish him for his failure, कि वो fail हो गया है ना। He wants to glorify God, वो God को glorify करना चाहते हैं। मिल्टन का जो यहाँ पर इंटेंट है वो बहुत ही प्योर है कि वो चाहते हैं गॉड को ग्लोरीफाई करना। by his writing talent, but a sense of helplessness, जो helplessness, एक churning, एक obsessive feel जो हम उनकी writing में देख सकते हैं, it still runs in the following lines। ठीक है, वो continuously इस चीज को sense कर पाते हैं, इस घबराहट को, ये जो anxiousness वो feel कर रहे हैं, helplessness की, ठीक है, इन सब चीजों में वो बहुत ही ज्यादा रिवॉल्व हो रहे हैं। ओके, सो अभी हमने लाइन बाय लाइन एनालिसिस किया, आगे की भी हमारी लाइन बाय लाइन एनालिसिस हम करेंगे। ठीक है, तो सो स्टे ट्यून्ड ऑन माय कोर्स ऑन दी ऐप। ठीक है, जो भी डेली सेशंस होंगे उनको एंगेज होके पॉजिटिविटी के साथ अच्छे से देखना, अच्छे से अटेंड करना, रिविजन जरूर करना, जो भी मैं पीडीएफ अपलोड करूंगी उसको, और इसके बाद हम पीवाईक्यू लेके आएंगे और फिर आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट में हम देखेंगे कि हमने कितना अच्छी तरीके से पढ़ा, और उसमें पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो भी होंगे मैं दोनों को लेकर आऊंगी, और जो भी हमने क्लास में पढ़ा है वहां से भी क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, जिससे हम देखेंगे कि हाउ मच अटेंटिव यू वर। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, सी यू टुमारो, एंड थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।